हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप विंटर के सीजन का आनंद ले रहे होंगे और हमारी जो पिछली वीडियो है लर्न टेंसेस वेरी इजीली, इसके 5 पार्ट्स आपने देख लिए होंगे और टेंसेस के बारे में आपका कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। तो हाँ, आज हम उसकी छठी कड़ी लेके आए हैं जिसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जिक्र करेंगे। तो अब आगे हम आपको स्लाइड के माध्यम से यह दिखा रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब होता है और उसके बनाने का क्या नियम है। देखिए स्लाइड। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इस वाक्य की पहचान इस प्रकार होती है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वो होता है वाज या वर और सिंगुलर आई, ही, शी, इट, राम, शाम या कोई नाम यानी एक वचन के साथ वाज का प्रयोग होता है। यहाँ पे आप ये देखें कि आई जो है वो अपने कई रूप बदलता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने बताया था कि आई के साथ डू लगता है और बाकी के साथ ही, शी, इट के साथ डज लगता है। लेकिन अब यहाँ पे आई जो है वो सिंगुलर की श्रेणी में आ गया है। ये एक विचित्र सी बात लगती है, लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश का एक रूल है तो हमें उसी को ही फॉलो करना है। यहाँ पर जो आई है उसके साथ वाज का प्रयोग होगा। प्लूरल यानी बहुवचन में वी, दे, यू के साथ वर का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और इसके साथ आईएनजी लगाना पड़ता है। साधारण वाक्य बनाने का नियम इस प्रकार है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वाज या वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको बनाने का हमने आपको नियम समझाया है। अब उसके कुछ एक एग्जांपल्स देखिए कि ये किस तरह से जो रूल है काम करता है। वह किताब पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ बुक। वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। मैं खाना बना रही थी, आई वॉज कुकिंग फूड। हम गा रहे थे, वी वर सिंगिंग। वह साइकिल चला रहा था, ही वॉज राइडिंग अ बाइसिकल। बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे थे, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। वह समाचार देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग द न्यूज। हम कहानी सुना रहे थे, वी वर टेलिंग अ स्टोरी। मैं दाल बना रही थी, आई वॉज कुकिंग लेंटिल्स। तुम कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, यू आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो इंटरोगेटिव वाक्य होते हैं, हम हमेशा की तरह इस बार फिर इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं और इनको इंग्लिश में वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। अब चूंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब जो हैं वाज और वर हैं, और यहाँ पे फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आई के साथ वाज का ही प्रयोग होगा और ही, शी, इट, राम, शाम या कोई भी नाम इनके साथ वाज का प्रयोग होगा जो एक वचन की संज्ञा में आते हैं। प्लूरल यानी कि बहुवचन, उसमें वी, दे, यू इनके साथ वर का प्रयोग होता है। इसको बनाने का नियम इस प्रकार है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। इंटरोगेटिव टाइप 1 के कुछ एक एग्जांपल्स हैं।
क्या वह गाना गा रहा था? Was he singing a song? क्या तुम पढ़ाई कर रही थी? Were you studying? क्या वे खेल रहे थे? Were they playing? क्या वह टीवी देख रही थी? Was she watching TV? क्या हम बारिश में चल रहे थे? Were we walking in the rain? प्रश्नवाचक वाक्य के लास्ट में हमेशा साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना जरूरी होता है। इस बात को आप अपने दिमाग में रखें कि एग्जामिनर इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आपने साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाया है। क्या हम दौड़ रहे थे? वर वी रनिंग? क्या वह पेड़ पर चढ़ रही थी? वाज शी क्लाइंबिंग द ट्री? क्या वे पुस्तकालय में पढ़ रहे थे? वर दे स्टडिंग इन द लाइब्रेरी? क्या तुम बारिश में भीग रहे थे? वर यू गेटिंग वेट इन द रेन? क्या वह समाचार देख रही थी? वाज शी वाचिंग द न्यूज? क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे? वर वी प्लेइंग क्रिकेट? क्या वे कार चला रहे थे? वर दे ड्राइविंग अ कार? क्या तुम पत्र लिख रहे थे? वर यू राइटिंग अ लेटर? क्या वह तस्वीर बना रही थी? वाज शी ड्राइंग अ पिक्चर? क्या मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा था? वाज आई वर्किंग ऑन द कंप्यूटर? पास्ट कंटिन्यूस इंटेरोगेटिव टाइप 2। इसमें भी वही पोजीशन है जो हम पिछली 5 स्लाइड्स में देखते आए हैं कि जो इंटेरोगेटिव टाइप 2 है वो इस प्रकार होते हैं कि जिस वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कितना लगा होता है तो वह वाक्य प्रश्नवाचक प्रकार 2 का होता है। इसको बनाने का नियम है कि हम पहले क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं इनको, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, इनमें से एक शब्द का चयन करना होता है और फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन, तब ये हमारा एक वाक्य कंप्लीट हो जाता है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है प्लस आईएनजी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा अपने ध्यान में रखें। और हेल्पिंग वर्ब इसका वाज और वर है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि सिंगुलर, इसमें आई भी शामिल हो चुका है। ही, शी, इट, राम, श्याम या कोई नाम यानी एक वचन के साथ वाज का प्रयोग होगा। हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? विच सब्जेक्ट वर वी डिस्कसिंग? आप किसकी मदद ले रहे थे? हुज हेल्प वर यू टेकिंग? आप उस समय किससे मिल रहे थे? Whom were you meeting at that time? वह सुबह क्या लिख रही थी? What was she writing in the morning? वह इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा था? Why was he shouting so loudly? अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस की। इसकी पहचान साधारण वाक्य की तरह होती है, बस इसमें वाक्य के बीच में नहीं लगा होता है। हेल्पिंग वर्ब वही वाज और वर के बाद नॉट का प्रयोग होता है। सिंगुलर आई, ही, शी, इट, राम, श्याम या कोई नाम यानी एक वचन के साथ वाज का प्रयोग होगा। प्लूरल यानी बहुवचन वी, दे, यू के साथ वर का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और इसके साथ आईएनजी लगाना है। नकारात्मक वाक्य बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। इसको भी हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। मैं उस समय किताब नहीं पढ़ रहा था। I was not reading a book at that time. वे संगीत नहीं सुन रहे थे। They were not listening to music. वह अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल रहा था। He was not playing with his friends.
हम बारिश में बाहर नहीं जा रहे थे। वी वर नॉट गोइंग आउटसाइड इन द रेन। वह अपना होमवर्क नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट डूइंग हर होमवर्क। बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे थे। द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। वे उस समय टीवी नहीं देख रहे थे। दे वर नॉट वॉचिंग टीवी एट दैट टाइम। दोस्तों, अभी आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सारी चीजों को समझा है और आपको ये भी फर्क समझ में आ गया होगा कि इंटेरोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक क्या से शुरू होते हैं, दूसरों के अंदर कब क्या क्यों कैसा लगा होता है। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ये समझना बहुत ही आसान है और उम्मीद करता हूं कि आपने इतने उदाहरण देख के अच्छी तरह इसको समझ लिया होगा। बाकी आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर है कि आप जितना अधिक समय अभ्यास करेंगे उतना ही आपके टेंसेस के बारे में कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो अब हमेशा की तरह हम ग्रीन कार्ड लेके आए हैं और येलो कार्ड लेके आए हैं। उसमें कुछ नई बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस स्लाइड के माध्यम से ग्रीन कार्ड की दी हुई विशेषताओं को समझें और इसको अपने पढ़ाई के और दूसरे जीवन में लागू करने की कोशिश करें कि आपका ज्ञान हमेशा बढ़ता रहे और जीवन में आपको सफलता मिलती रहे। दोस्तों, आज हम एक शब्द लेके आए हैं जिसको कहते हैं मोडस ऑपरेंडी। इसका अर्थ होता है कार्य करने का ढंग या कार्यशैली। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को एक निश्चित तरीके से बार बार करता है, अपने काम करने के ढंग को दोहराता है, तो इसको हम बताने के लिए मोडस ऑपरेंडी शब्द का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका उपयोग अक्सर अपराधों के संदर्भ में किया जाता है। यह शब्द किसी भी क्षेत्र में किसी के विशिष्ट या नियमित कार्य प्रणाली को दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक चोर जो हमेशा खुले खिड़की से घर में घुसता है, उसका यह तरीका उसकी मोडस ऑपरेंडी कहलाता है। दूसरा, एक कंपनी का मोडस ऑपरेंडी ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता देना हो सकता है। यानी कि जो काम करने का तरीका बार बार दोहराया जाता है तो उसको कहने के लिए ये एक बड़ा प्रभावशाली शब्द है मोडस ऑपरेंडी। अपराधी का मोडस ऑपरेंडी हर बार एक जैसा था। द क्रिमिनल्स मोडस ऑपरेंडी वाज द सेम एवरी टाइम। पुलिस ने चोर के मोडस ऑपरेंडी से उसके अगले कदम का अनुमान लगाया। द पुलिस प्रेडिक्टेड द थीफ्स नेक्स्ट मूव बेस्ड ऑन हिज मोडस ऑपरेंडी। एक वैसे मैं आपको समझाता हूं कि मान लो कि कोई शहर में एक चोर आया हुआ है और वो बार बार ही चोरियां कर रहा है, लेकिन उसका समय है रात को 3 बजे। तो पुलिस क्या है कि उसको पकड़ने के लिए जो जाल बिछाती है, तो उसको पता होता है कि ये बंदा रात को 3 बजे चोरियों के लिए निकलता है। ये उसकी मोडस ऑपरेंडी है। अगला उदाहरण है कंपनी का मोडस ऑपरेंडी ग्राहकों को संतोषजनक सेवाएं देना है। The company's modus operandi is to provide satisfactory services to its customers. उसका modus operandi मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहना है। His modus operandi is to stay calm in the difficult situations. जासूस ने मामले को हल करने के लिए संदिग्ध के modus operandi का विश्लेषण किया। The detective analyzed the suspect's modus operandi to solve the case. दोस्तों, आज के ग्रीन कार्ड में एक दूसरा महत्वपूर्ण शब्द हम लेके आए हैं, जुवेनाइल। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स भी 18 वर्ष की कम उम्र के होते हैं, जिनको हम किशोर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, एक व्यक्ति जो अभी कानूनी रूप से वयस्क नहीं है
आम तौर पर 18 साल से कम उम्र का बच्चा, उनको हम जुवेनाइल बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि कई किशोर बुरी संगत में फंस के वो कोई ना कोई क्राइम कर बैठते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो है सरकार के कानून भी अलग है, उनकी जेल भी अलग है, उनको सुधार गृह में भेजा जाता है। तो उनके लिए कहते हैं कि उसकी डेफिनेशन मैं दोबारा इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ए यंग पर्सन हु इज नॉट येट एन एडल्ट। तो जो बच्चे इस तरह की कुसंगति में फंस के कोई जुर्म कर बैठते हैं तो पकड़े जाते हैं, तो उनको बोलते हैं जुवेनाइल प्रिजनर, किशोर कैदी। ए यंग पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम एंड इज सर्विंग टाइम इन ए जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटी, अर्थात उनको बाल सुधार गृह नामक जेलों में रखा जाता है। आगे इनके फैसले करने के लिए भी जुवेनाइल कोर्ट्स अलग होती है, जिनको किशोर न्यायालय बोलते हैं। स्पेशल कोर्ट्स दैट हैंडल केसेस इन्वॉल्विंग जुवेनाइल्स फोकसिंग मोर ऑन रिहैबिलिटेशन देन पनिशमेंट। रिहैबिलिटेशन का अर्थ ये होता है कि किसी को भी पुनर्वास किसी का करवाना। कभी भी देशों में झगड़े होते हैं तो कुछ लोग रिफ्यूजी बनकर दूसरे देश में आ जाते हैं, तो उनको बसाने का जो काम है उसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं, अर्थात पुनर्वास विभाग बनाए जाते हैं। किशोर अपराधियों को सुधारने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हम ये जुवेनाइल शब्द को कई वाक्यों में प्रयोग करके आपको समझाना चाहते हैं कि किस तरह से ये वाक्य बनते हैं और इनमें जुवेनाइल शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वेरियस प्रोग्राम्स आर रन टू रिफॉर्म जुवेनाइल ऑफेंडर्स। किशोर न्यायालय बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास को ध्यान में रखते हैं। जुवेनाइल कोर्ट्स कंसिडर द मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। किशोर न्याय प्रणाली का उद्देश्य बच्चों को अपराध मुक्त जीवन की ओर प्रेरित करना है। The goal of the juvenile justice system is to guide children towards a crime-free life. किशोर न्यायालयों में मामलों की सुनवाई अधिक संवेदनशीलता के साथ की जाती है। Cases in juvenile courts are heard with more sensitivity. किशोर कैदियों को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर दिए जाते हैं। Juvenile prisoners are provided with opportunities for education and skill development. दोस्तों, अब हम बात करते हैं येलो कार्ड की, जिसमें हम हमेशा की तरह कुछ एक कंफ्यूजिंग वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, जो शब्द की बोलने में एक जैसे लगते हैं और इनके स्पेलिंग में थोड़ी बहुत इधर उधर हेर फेर होती है। जैसे लेटर, जिसका अर्थ है बाद में। आई विल मीट यू लेटर इन द इवनिंग, मैं शाम को बाद में मिलूंगा। दूसरा शब्द है लेटर, यानी कि दूसरा। बिटवीन टी एंड कॉफी आई प्रेफर द लेटर, चाय और कॉफी के बीच मुझे दूसरी आइटम पसंद है। इसका ये भाव है कि हमें अगर चुनाव करना है तो दूसरी चीज के लिए हम लेटर का प्रयोग करते हैं। एक शब्द है रूट, मार्ग। विच रूट आर यू टेकिंग टू द स्टेशन, स्टेशन तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग ले रहे हो। और अगला शब्द है रूट, जड़। द ट्रीज रूट गो डीप इनटू द ग्राउंड, पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर गहराई तक जाती हैं। एक शब्द है माइनर, जिसको हम छोटा कहते हैं या अपर्याप्त। ही सफर्ड ए माइनर इंजरी ड्यूरिंग द मैच, मैच के दौरान उसे मामूली चोट लगी। इसी के साथ मिलता जुलता शब्द है माइनर, यानी खनिक। जो लोग कोयला की खानों वगैरह में काम करते हैं उनको खनिक बोलते हैं। द माइनर्स वर्कड हार्ड इन द कोल माइंस, खनिक कोयला खानों में कड़ी मेहनत करते थे। अलाउड, अनुमति दी गई। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हेयर, यहाँ धूम्रपान की अनुमति नहीं है।
अगला शब्द है अलाउड, जोरों से। प्लीज रीड द पैराग्राफ अलाउड, कृपया अनुच्छेद को जोर से पढ़ें। एक शब्द है बिसाइड, बगल में। शी सैट बिसाइड हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त के बगल में बैठी। दोस्तों अगला शब्द है बिसाइड्स, जिसका अर्थ है इसके अलावा। बिसाइड्स पेंटिंग शी लव्स डांसिंग, चित्रकला के अलावा उसे नृत्य करना भी पसंद है। अगला शब्द है हेयर, जिसका अर्थ है यहाँ। कम हेयर एंड सिट डाउन, यहाँ आओ और बैठो। अगला शब्द है हियर, जिसका अर्थ है सुनना। आई कैन हियर द बर्ड्स चर्पिंग, मैं पक्षियों की चहचहाट सुन सकता हूँ। कॉम्प्लीमेंट, इसका अर्थ है पूरक। दीज कलर्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर ब्यूटीफुली, ये रंग एक दूसरे के पूरक हैं। अगला शब्द है कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा। He gave me a nice compliment on my presentation, उसने मेरी प्रस्तुति पर मेरी प्रशंसा की। दोस्तों ये थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो, और आपको जल्दी ही हम पास्ट परफेक्ट की वीडियो लेकर आएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो रोचक और ज्ञानवर्धक लग रही होगी, और आपको टेंसेस सीखने में इसमें हेल्प जरूर मिल रही होगी। तो आप अपनी जो राय है वो कमेंट्स में हमारे को लिखें, और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों के जो टेंसेस सीखने की इच्छा है वो पूरी हो जाए, और उनकी ज़रूरत के मुताबिक वो अपने वाक्य बनाने में सक्षम हो जाएं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।